इसके बाद एक लेक्चर और बचेगा इसका, जिसमें हम पढ़ेंगे रीनल डिसीज़ जैसे हीमोडायलिसिस, किडनी फेलियर, इस तरह की चीज़ें पढ़ेंगे, है ना। तो कल वाला जो लेक्चर है ना उसको ही मैं रिपीट करूँगा, हालांकि जल्दी हो जाएगा, और क्योंकि तुम लोगों को ज़्यादा समझ में बात नहीं, ज़्यादातर चीज़ें समझ में आ गई थी, कुछ चीज़ें बची हैं जो कि आज अपन ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए अपन यदि बात करें पहले एक बार अपन, है ना, चलो तो जैसे मान लीजिए कि एक कोई ये इंसान है, ये इसका पेट है और ये इसका सूघर है, ये इसके पैर हैं, ठीक है। इनने क्या किया, पानी पिया, पानी मान लीजिए कि ये पिया 1000 ml, मतलब कि एक दिन में इन्होंने, मतलब 1 लीटर एक टाइम पे, मान लो वैसे दिन में अपन नॉर्मली 5-6 लीटर पानी तो पी लेते हैं। तो मेरी बात ये ना, यहाँ से मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, कि मान लो कि अपन ने 1 लीटर पानी पिया, पानी पीने के बाद पानी सीधे, मतलब यहाँ पे जो भी मैकेनिज्म्स होती हैं डाइजेशन में और सारी चीज़ों में हेल्प करके, फाइनली लीवर से पानी बन के आ गया यूरिनरी ब्लैडर में। कहाँ आ गया? यूरिनरी ब्लैडर में, जिसकी कैपेसिटी मैंने बताया था आप लोगों को कि आप 300 से 400 ml तक ले सकते हो। यदि आपके नीट एग्जाम में आता है तो आप यही आंसर दीजिएगा। वैसे आप गूगल में सर्च करोगे तो गूगल में बताएगा 400 से 600, और किसी बुक्स में लिखा रहता है कि 1000 तक, 1200 तक, लेकिन यदि आपके नीट एग्जाम में आता है तो आपको आंसर यही देना है, 300 से 400। क्लियर? अब जब यहाँ पे देखिए ना, अब ध्यान से देखिए, अपन ने इतना पानी पिया और अपन रोज पानी पीते हैं, इतने पानी में ये 300 से 400 ml पानी यहाँ आया, बाकी पानी हमारी बॉडी में रुक गया, ठीक है। और ये वाला जो पानी होता है अभी ब्लड में मिक्स है, हम फिर से पानी पिएंगे, फिर से। यदि एक प्रोसेस में आप 100 ml पानी भी बचा रहे हो, 50 ml पानी भी बचा रहे हो, तो ले दे के ये पानी क्या हो जाएगा, एक टाइम बाद हमारी बॉडी में एक्सेस में हो जाएगा। और जब आपकी बॉडी में पानी ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कि आपकी बॉडी में ब्लड में पानी मिला हुआ है, यदि आपकी बॉडी में ब्लड में पानी मिला हुआ है, मतलब हमारे ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जैसे मान लो कि कोई ये इतनी बड़ी पाइप है जहाँ ब्लड भरा हुआ है, ठीक है, नॉर्मली अभी यहाँ पे ब्लड भरा हुआ है। यदि आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी पी लोगे तो पानी तो ऐसा है नहीं कि मुँह में भरा रह जाएगा या स्किन के बीच में, मतलब हर जगह ब्लड वेसल्स में ही घूमेगा ना। तो यदि पानी का ड्रॉप्स यहाँ आ गए, मान लीजिए कुछ पानी वाटर्स यहाँ आ जाएगा, तो आपको पता है इसका यदि वॉल्यूम बढ़ेगा ना तो प्रेशर इसकी आर्टरी के वॉल में लगेगा, और आर्टरी के वॉल में यदि प्रेशर लगेगा ना तो इस टाइम पर हो जाएगा ब्लड प्रेशर हाई। तो हमारी बॉडी में अलग अलग मैकेनिज्म को मेंटेन करती है हमारी किडनी। कौन मेंटेन करता है? किडनी। तो अब हम यहाँ पे समझेंगे कि ये किस तरीके से मतलब मेंटेन करता है। मतलब जो अपनी किडनी होती है, किडनी में एक्चुअल में होता है बेटा नेफ्रॉन, किडनी में एक्चुअल में होता है नेफ्रॉन, किडनी में एक्चुअल में होता है नेफ्रॉन, जो कि किडनी में एक्चुअल में ये नेफ्रॉन होता है, और नेफ्रॉन ही हम लोग जो आज पानी पीते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि जो हम लोग पानी पीते हैं, पानी उतना गाढ़ा नहीं होता है जितना हम लोग पीते हैं। नॉर्मल वाटर होता है H2O, बट उसमें हम लोग जो पानी पीते हैं कुछ मिनरल्स वगैरह मिले रहते हैं, तभी पानी टेस्टी होता है थोड़ा सा। आप नॉर्मल पानी पियो जो बिस्लरी वाला बॉटल आता है, और नॉर्मल घर वाला पानी पियो, दोनों का टेस्ट डिफरेंट होता है। बिस्लरी वाले पानी का कोई टेस्ट नहीं होता, लेकिन नॉर्मल पानी का कोई ना कोई टेस्ट होता है। जैसे आप यहाँ भोपाल में हो, आप चलो बैरसिया चले जाओ, रीवा चले जाओ, कोटा चले जाओ, कहीं भी चले जाओगे ना, तो वहाँ हर जगह के हिसाब से पानी का टेस्ट चेंज हो जाता है, क्योंकि पानी में कोई ना कोई मिनरल्स मिले हुए होते हैं, कोई ना कोई एलिमेंट्स मिले होते हैं जो पानी को टेस्ट चेंज करते हैं। लेकिन आप बिस्लरी का बॉटल यहाँ लो, बैरसिया में लो, कहीं भी लो, वो सेम रहेगा, क्योंकि वो प्योर H2O होता है, उसमें कोई भी मिनरल्स नहीं मिला होता। तो ये मान लो अपन ने बिस्लरी का पानी पिया, अब जैसे हमने बिस्लरी का पानी पिया तो क्या बिस्लरी का ही पानी निकलता है? नहीं। जब हम लोग बिस्लरी का पानी पीते हैं ना, तो एक्चुअल में वो पानी जो निकलता है ना, उसमें कुछ एलिमेंट्स मिले हुए होते हैं। मतलब हम पतला पानी पीते हैं और गाढ़ा पानी निकलता है, इतना भी गाढ़ा नहीं कि चाशनी जैसे, अपन शरबत मान सकते हैं। ठीक है, तो ये जो काम करता है ना, ये हमारा ये वाला काम करता है। बाबा रामदेव तो शरबत बेच बेच बड़े आदमी हो गए। चलो आ जाओ। अब देखो यहाँ पे अपन ने क्या बात किया था, सुनो ना मेरी बात ध्यान से देखिए। इनने यहाँ से बेटा नॉर्मल पानी पिया था और गाढ़ा पानी निकला।
अब नॉर्मल पानी पिए और गाढ़ा पानी निकला, इसमें पूरा का पूरा रोल हमारा नेफ्रॉन का था और इस मैकेनिज्म को हम समझेंगे नेफ्रॉन से। जो बच्चा कल पढ़ा था ना उसको 101% सारा बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपकी किस्मत अच्छी है कि कल लाइट चली गई थी, तो आज अपन रिपीट करेंगे पूरा, है ना। आ जाओ, अब पता है, आइए तो अब अपन देखिए ना, अब अपन समझेंगे बेटा, सुनिए ना। कंसंट्रेशन मैकेनिज्म, कंसंट्रेशन मैकेनिज्म मतलब समझिएगा, मैं दो टर्म का नाम ले रहा हूँ, एक्चुअली वैसे ज़्यादातर बच्चों को पता होता है। कंसंट्रेशन मतलब होता है गाढ़ा सोल्यूशन और डाइल्यूट मतलब होता है पतला सोल्यूशन। आप यदि एग्जाम्पल लोगे तो चाशनी, शहद देखे हो ना, ये गाढ़ा होता है, मतलब ये हाईली कंसंट्रेटेड होता है। यदि आप ले लो, जैसे देखो अपन यदि बात करें खीर, तो खीर भी दो टाइप्स की होती है। एक अपन जो डायरेक्ट पी लेते हैं और एक जो चम्मच से खाते हैं। तो जो डायरेक्ट पी लेते हैं उसमें मतलब दूध वगैरह ज़्यादा रहता है, मतलब वो रिलेटिव पतला होता है, तो वो हो जाएगा डाइल्यूट खीर। समझ गए ना? ठीक है, तो मतलब आपको ये समझ में आ गया है कि कंसंट्रेशन मैकेनिज्म जो होती है बेटा, ये होती है हमारी बॉडी के। देखो यदि मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि कंसंट्रेशन मैकेनिज्म फॉर यूरिन, तो क्या बोलोगे आंसर, कहाँ जाएगा? कंसंट्रेशन मैकेनिज्म फॉर यूरिन कहाँ होगा? नेफ्रॉन में। अरे माताओं, कंसंट्रेशन मैकेनिज्म कहाँ होगा? नेफ्रॉन में। अब नेफ्रॉन क्या काम करता है? तो नेफ्रॉन काम करता है छन्नी का। क्या काम करता है? तो देखो इसका ऑब्जेक्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ हाइपरटोनिक यूरिन इन लो वॉल्यूम, मतलब कि ये हमारा जो हाइपरटोनिक यानी गाढ़ा, पता है ना, हाइपर, हाइपो, आइसो। हाइपरटोनिक मतलब गाढ़ा सोल्यूशन, आइसोटोनिक मतलब एक सैचुरेटेड में, और हाइपोटोनिक मतलब पतला सोल्यूशन। तो हमारा जो नेफ्रॉन होता है तो कैसा सोल्यूशन बनाता है? हाइपरटोनिक यूरिन बनाता है। हाइपरटोनिक होने की वजह से उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। अपन ने 1 लीटर पानी पिया था एक बार में, लेकिन एक बार में कितना निकला, मतलब जो भी है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे। अपन अपने नेफ्रॉन में एक मैकेनिज्म होता है, एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं काउंटर करंट सिस्टम। समझिएगा ध्यान से, काउंटर करंट सिस्टम। काउंटर करंट सिस्टम में क्या होता है? यूरिन का वॉल्यूम डिक्रीज होता है। अब मैं इसको नहीं बोलूँगा, आप सबको पता होना चाहिए यूरिन का वॉल्यूम कैसे डिक्रीज होता है। क्लियर? मतलब जितना हम पानी पीते हैं यूरिनेशन में कम पानी जाता है, बाकी हमारे ब्लड में मिल जाता है। कुछ बचा हुआ पानी पसीने के थ्रू निकल जाता है, कुछ पानी सलाइवा के थ्रू आता है। ये सलाइवा सब क्या है आपको पता है? एक क्वेश्चन पूछूं, अपनी पूरी लाइफ में हमारे मुंह से कितना सलाइवा निकल जाता होगा? अच्छा, सलाइवा और थूक में डिफरेंस पता है ना? सलाइवा एकदम जो ट्रांसपेरेंट होता है, एकदम ट्रांसपेरेंट चिकना, वो सलाइवा है। और थूक जो होता है झाग वाला। किसी का हाथ साफ है तो बताओ, साफ है? लाओ दिखाओ। अरे सलाइवा दिखाएंगे, मतलब जैसे अपन सुबह सुबह उठो ना, सुबह सुबह एकदम ब्रश कर लो, चाय माय मत पियो, एकदम प्योर सलाइवा साइड से आता है। घर जाओ तो देख सकते हो, एकदम देखो कि एकदम चिकना साफ रहेगा। ठीक है, आओ। अब ब्रश करके नहीं, ब्रश सलाइवा के साथ कुछ और निकलेगा। चलिए, तो काउंटर करंट मैकेनिज्म में अपने को क्या करना है? काउंटर करंट मैकेनिज्म में यूरिन का वॉल्यूम कम करना है। क्या करना है? क्लियर? इसके लिए दो सिस्टम होते हैं। काउंटर करंट मैकेनिज्म एक्चुअल में दो पार्ट में खत्म होता है। एक पार्ट को हम बोलते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं? एक को क्या बोलेंगे? काउंटर करंट एक्सचेंजर। सिर्फ नाम याद रखो, फिर मैं अभी सिखाऊंगा। काउंटर करंट मल्टीप्लायर, काउंटर करंट एक्सचेंजर, दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि काउंटर करंट मल्टीप्लायर कहाँ होगा, तो हेनले लूप। काउंटर करंट एक्सचेंजर कहाँ होगा? वासा रेक्टा। व्हाट इज वासा रेक्टा? ये ना पीसी नेटवर्क, मतलब वो हेनले लूप के पास। छोड़ दो, वासा रेक्टा। छोड़ दो, वासा रेक्टा। जल्दी, क्या है वो? अरे हट, हाँ हट, है क्या? है क्या ये पूछ रहा हूँ, पैरेलल रहता है ये नहीं पूछ रहा हूँ। होता है, वेरी गुड। वासा रेक्टा होता है पीसीटी नेटवर्क का एक पार्ट जो हेनले लूप के पैरेलल अरेंज रहता है। समझना, सबको पता है लेकिन बोलना आना चाहिए। वो जो एक पाइप निकलती है ना, वो पीसीटी का पार्ट होता है जो कि
हेनले लूप यानी कि मतलब कि नेफ्रॉन के पैरेलल अरेंज हो जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, वासा रेक्टा। वासा रेक्टा नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, वासा रेक्टा नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, याद रखिएगा। तो आइए फिर से एक बार, काउंटर करंट सिस्टम दो टाइप की होती है, काउंटर करंट मल्टीप्लायर, काउंटर करंट एक्सचेंजर। काउंटर करंट मल्टीप्लायर होगा हेनले लूप में, एक्सचेंजर होगा वासा रेक्टा में। अब वासा रेक्टा एक कैपिलरी होती है पीसीटी नेटवर्क की, समझ गए, जिनने स्टार्टिंग से पढ़ा मजा आ रहा होगा। अब अपन देखेंगे हेनले लूप क्या काम करता है। तो आप सबको पता है हेनले लूप से पानी निकल रहा था इधर साइड, उधर साइड वाले से सॉल्ट निकल रहा था। ले देके ये यूरिन के वॉल्यूम को कम करता है, और यदि यूरिन के वॉल्यूम को कम करेगा, मैं तुम्हारी कसम खा के बोल रहा हूं कि नीचे प्रेशर कम था तो सोल्यूशन गाढ़ा बनेगा। हाँ सॉरी, नीचे प्रेशर ज़्यादा था तो सोल्यूशन गाढ़ा बनेगा, क्योंकि नीचे 1200 था, तो जहाँ हम प्रेशर ज़्यादा लगाते हैं तो सोल्यूशन क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। तो हमारा ये जो हेनले लूप है तो क्या करेगा, ये सोल्यूशन को गाढ़ा करेगा, मतलब यूरिन का वॉल्यूम कम करा, मतलब ये भाई साहब बनाएगा हाइपरटोनिक यूरिन। क्या बनाएगा, ये हाइपरटोनिक यूरिन बनाएगा। और सुनिए, ये जो हाइपरटोनिक यूरिन होगा ना, एक्चुअल में ये ऑस्मोटिक होगा, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। अब मेरे को पूरा भरोसा है तुम किसी को भी ऑस्मोसिस नहीं पता, नाम तो सुने हो लेकिन नहीं पता, है ना। तो यदि चैप्टर खत्म होगा तो मैं ऑस्मोसिस सिखा दूंगा। अभी पर बस ये मान लो कि ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होती है जो यहाँ पे हो रही है, क्लियर। और ऑस्मोसिस प्रोसेस के लिए अपने को वोल्टेज ग्रेडियंट, मतलब कि कुछ ताकत लगानी पड़ेगी, अपने आप नहीं होगा। ऑस्मोसिस प्रोसेस के लिए कुछ ताकत लगानी पड़ेगी। आ जाइए, तो देखिए काउंटर, ध्यान से सुनिएगा आप एक एक लाइन। काउंटर करंट मल्टीप्लायर, काउंटर करंट मल्टीप्लायर, देखिएगा, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग एनर्जी टू जनरेट द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। आया मजा? सिर्फ इतना समझो कि द प्रोसेस ऑफ यूजिंग एनर्जी टू जनरेट ऑन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, मतलब कि जो पानी बाहर आता है, सॉल्ट बाहर आता है, वहाँ पे एक एनर्जी यूज होती है जिसको बोलते हैं ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। ये एनर्जी यूज करके हम पानी और सॉल्ट को बाहर निकालते हैं, जिससे हेनले लूप में यूरिन का वॉल्यूम कम और गाढ़ा हो जाता है। हेलो, नहीं आया? एक काम करो, पहले ये समझ लो, इसके बाद वो समझ लेना, और अच्छा आ जाएगा। ठीक है, आइए। क्लास में हूँ सर। हेलो, क्लास के अंदर तो नहीं बरस रहा, बाहर पता नहीं। हाँ, बाहर भी नहीं बरस रहा। चलो देखो, आ जाइए, ध्यान से समझेंगे अपन। यहाँ पे बेटा ये हमारा जो रेड कलर का है ये है रीनल आर्टरी। क्या है? इस वाली आर्टरी में, ध्यान से सुनिएगा, इस वाली आर्टरी में यूरिया प्लस वाटर दोनों है। आप एक साथ बोल दो भैया यहाँ यूरिन है। अभी ये वाला यूरिन ब्लड में मिला हुआ है, मतलब ये वाला ब्लड अभी फिल्टर नहीं हुआ। ये वाला ब्लड आता है ग्लोमेरुलस में। कहाँ आता है? ये वाला आया ग्लोमेरुलस में। और जब यहाँ आता है तो यहाँ एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के लिए 3 लोग जिम्मेदार थे, ब्लड वेसल्स, बेसमेंट मेम्ब्रेन और बोमेन कैप्सूल का कौन सी सेल? पोडोसाइट सेल। तो आप ऐसा याद रख लो, ऊपर साइड था एंडोथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन, पोडोसाइट। एंडोथेलियम में भी वो ट्रांसपेरेंट थी और परमेबल थी बेसमेंट मेम्ब्रेन, और नीचे की बोमेन कैप्सूल। याद है? थोड़ा थोड़ा पढ़े होगे तो याद होगा। चलो, अब यहाँ से बेटा पता है क्या क्या हुआ? यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे आ गया आपका, यहाँ से आ गया यूरिया और वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में आ गया, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है। मैंने बताया था आपको यहाँ कितना प्रेशर लग रहा था, 25 या 28 mm ऑफ Hg, इतना प्रेशर लग रहा था। इतने प्रेशर से ये कहाँ आ गया? यहाँ। जब यहाँ आ जाता है तो पीला कलर वाला जो ये वाला पार्ट है, ये है बेटा PCT। क्या है?
पीसीटी का जो प्रॉक्सिमल वाला पार्ट होता है, जो ऊपर वाला, ये सॉल्ट और वाटर दोनों के लिए परमेबल है। तो यहाँ से सॉल्ट और वाटर निकल गया कहाँ पे, इसके बगल में ब्लड वेसल्स थी ये। तो ये सॉल्ट और वाटर यहाँ से कहाँ निकल गया, ब्लड वेसल्स में। सॉल्ट और वाटर जब ब्लड वेसल्स में निकला ना, तो इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स भी निकल गए, है ना। अब वो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स यहाँ चले गए और जो वेस्ट एलिमेंट थे फिर से ये रीअब्सॉर्ब हो गए। क्लियर। उसके बाद जब ये ऐसी प्रोसेस हो रही थी तो हमने पहले पढ़ लिया था कि इधर पे प्रेशर कुछ होता है 300 के समथिंग। कितना होता है इधर प्रेशर, 300 है में 300। जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ हो जाता है 1200। जहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ प्रेशर ज़्यादा लगेगा, प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो सॉल्यूशन गाढ़ा होता जाएगा। मैंने बार बार चाय वाला एग्जांपल देता हूँ। आप एक चाय के मतलब कपड़े ले लो, उससे चाय छानोगे तो नॉर्मल प्रेशर नहीं लगाओगे तो चाय नीचे आ जाएगी। फिर उसके बाद आप उसको बंद कर दो छानना, फिर जो पत्ती बची हुई है ना उसको कपड़े के ऐसे करके प्रेशर लगाओगे ना तो और भी चाय आएगी, वो गाढ़ी चाय होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि अपन ने चाय छान लिया, छन्नी में चाय पत्ती है लेकिन कप अभी फुल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एक चम्मच से दबा दिए, चम्मच नहीं है तो एक दूसरा कप लेके पूरा एकदम, तो उससे भी जो चाय निकलती है ना वो प्रेशर की वजह से निकलती है। मतलब ये समझ में आ गया कि जितना ज़्यादा प्रेशर लगेगा उतना गाढ़ा होता जाएगा। क्लियर। तो चलिए जैसे हम नीचे, अब जैसे अपन नीचे आ रहे हैं ना बेटा, जैसे हम यहाँ नीचे आ रहे हैं तो कंटिन्यू प्रेशर बढ़ता जा रहा है। जब प्रेशर बढ़ता जाएगा तो यहाँ पे जो हमारा यूरिया और वाटर भरा हुआ था, जब ये देखो इधर हम बात करें इधर साइड, तो इधर साइड है हाइपोटोनिक। क्या है, जैसे नीचे आया मान लो यहाँ तक हो गया आइसोटोनिक, और नीचे आएगा तो गाढ़ा होगा, और गाढ़ा होगा तो ये बनाएगा हाइपरटोनिक। क्या बनाएगा, मतलब गाढ़ा। जब गाढ़ा होगा तो आप देखिए दो कंडीशन है, इस पाइप में वाटर है और सॉल्ट है, इसको गाढ़ा करना है, आप बाहर से कुछ नहीं डाल सकते तो अंदर से पानी निकाल लो तो भी गाढ़ा हो जाएगा ना। दो कंडीशन है, या तो आप बाहर से कुछ डाल दो या बाहर से कुछ डाल नहीं सकते, अंदर पानी और सॉल्ट है तो आप पानी को बाहर निकाल लो तो गाढ़ा हो गया ना। जैसे अपन चाशनी बनाते हैं तो पहले पतला रहता है, पानी ज़्यादा डाल देते हैं, फिर हम उसको गर्म करते जाते हैं, वेपर उड़ता जाता है, चाशनी। कभी किचन में गए हो? तो यहाँ से क्या निकलेगा बेटा, पानी। यहाँ से H2O बाहर निकल रहा है, यहाँ से H2O बाहर निकल रहा है। बहुत बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ये वाला पार्ट होता है ना बेटा, ये वाला पार्ट सॉल्ट के लिए इम्परमेबल, वाटर के लिए परमेबल। सॉल्ट के लिए इम्परमेबल, वाटर के लिए परमेबल। यहाँ से पानी बाहर निकल गया। अब ये बताओ हेनले लूप से यदि पानी बाहर निकलेगा तो कोई चाहिए ना इसको लेने के लिए, नहीं तो क्या यहाँ भरा थोड़ी रह जाएगा किडनी में। तो यहाँ पे पाइप में आता है तो ये वासा रेक्टा इस पाइप को खींच लेता है, तो ये होता है बेटा वासा रेक्टा, जो कि पीसीटी नेटवर्क का एक पार्ट होता है। मतलब ये पीसीटी नेटवर्क है, मतलब ये ब्लड वेसल्स है, जो आती है एफरेंट आर्टरी, जो जाती है इफरेंट आर्टरी। इफरेंट आर्टरी में यूरिया और वाटर नहीं है, वाटर तो है लेकिन जितना चाहिए एक्स्ट्रा नहीं है, सब इधर आ गया। मतलब ये वाली जो पानी है एकदम शुद्ध है, ये जो पाइप है ना, ये जो आ रही है ये पाइप एकदम शुद्ध है। और इस पाइप में यहाँ से क्या एब्जॉर्ब हो गया, वाटर। जब इस पाइप में वाटर एब्जॉर्ब हो गया तो दो चीज़ें बची, एक तो यहाँ सॉल्ट कम बचा और पानी बाहर निकल गया। टोटल वॉल्यूम कम हुआ कि नहीं, टोटल वॉल्यूम कम हो गया क्योंकि यहाँ पे मतलब सॉल्ट बचा, पानी बाहर निकल गया। इसके बाद अब ये इधर ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, ऊपर जाना स्टार्ट करेगा तो प्रेशर कम होता रहेगा। यहाँ तक तो प्रेशर 1200 था, ऊपर जाएगा तो प्रेशर कम होने लगेगा। जहाँ प्रेशर 1200 था यहाँ पे तो सोल्यूशन हाइपरटोनिक हो जाएगा। जैसे ऊपर जाएगा ये तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो हमको फिर से पानी चाहिए पतला। अब यदि फिर से पानी पतला चाहिए तो आप पता है हेनले लूप में बाहर से पानी नहीं डाल सकते। हम कहते हैं डाल भी सकते हो, चलो यहाँ किडनी है, कितनी बार इंजेक्शन थोप को डालोगे। मान लो अपन चलो ठीक है एक बार ने हमने इसको बुलाया और इंजेक्शन लेके डाल दिया किडनी में पानी, एक ही बार डाले ना, बार बार छेदोगे क्या, नहीं छेद सकते। तो बार बार ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है इसके, अब यहाँ पे जो भरा हुआ है ना बेटा देखो यहाँ पे बहुत गाढ़ा है, जैसे ऊपर जाता है पतला होता जाता, पतला होता जाता, पतला, मतलब यहाँ पे तो हाइपर है। अब ऊपर हमको पतला करना है तो क्या करना पड़ेगा, सॉल्ट निकाल लो।
जब पतला करने में क्या करना पड़ेगा, सॉल्ट निकाल लो। तो यहाँ से हमने क्या किया, सॉल्ट निकाल लिया, यहाँ से हमने सॉल्ट बाहर निकाल दिया, ये हमने सॉल्ट बाहर निकाल दिया, ये सॉल्ट निकाला, ये यहाँ पे सॉल्ट ने एब्जॉर्ब कर लिया, और यहाँ से जो सॉल्ट निकला तो फिर से वासा रेक्टा में सॉल्ट एब्जॉर्ब हो गया। मतलब हमारा वासा रेक्टा पता कैसा काम कर रही है, जितना भी वेस्ट है दे दो हम सब ले लेंगे, जितना वेस्ट है दे दो हम सब ले लेंगे। और ये बहुत होशियार है, ये जो कैपिलरी है बहुत होशियार है, यहाँ से सॉल्ट और वाटर ली ना हमारी पूरी बॉडी में फेंक देगी, हमारी बॉडी में पसीने से निकलता है, पानी नहीं निकलता। जो पानी एक्स्ट्रा था तो कुछ यूरिन से निकल गया, कुछ पसीने से निकल गया। अब पसीने में सॉल्ट नहीं होता क्या, चेक कर लो, चेक कर लो, खोलो, कसम से होता है। अरे यार कोई भरोसे नहीं है, गर्मी में तुमको पसीना ऐसे करोगे तो देखो हाथ में लग जाता है ऐसे है? ये देखो वो नाक है, अरे यार बोले यार तो मुंह में चला जाता है वो तो हाँ कोई बात नहीं। तुमको गेम वगैरह आता है खेलना चलो जैसे जैसे ऊपर गया ना यहाँ तक आ जाएगा आइसोटोनिक, क्या क्या यहाँ तक आइसोटोनिक, यहाँ हाइपर था सॉल्ट निकल गया आइसोटोनिक हो गया, और ऊपर जाएगा बेटा तो और ऊपर कैसा होना चाहिए, हाइपोटोनिक। लेकिन ये वाला जो पार्ट था सॉल्ट के लिए परमेबल, वाटर के लिए इम्परमेबल था, लेकिन यहाँ वाला जो पार्ट है सॉल्ट और वाटर दोनों के लिए इम्परमेबल, सॉल्ट और वाटर दोनों के लिए इम्परमेबल, बट यहाँ पे हमको हाइपो करना है, क्या करना है, हाइपो करना है, लेकिन ये दोनों के लिए इम्परमेबल है। अब कहानी उलझ गई ना, अब तो यहाँ दिक्कत, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे ऊपर इसके याद करो एड्रिनल ग्लैंड थी, एड्रिनल ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है उसको बोलते हैं एल्डोस्टेरोन या एड्रिनलिन हार्मोन दोनों बोल सकते हो। तो यहाँ से निकलता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन, और इसके पाइप में यहाँ पे लगे होते हैं पंप, क्या लगे होते हैं, तो एल्डोस्टेरोन इसके पाइप में निकलता है, और इसके यहाँ से जो पंप होते हैं इसके पंप से निकाल देता है सॉल्ट, क्या निकाल दिया, सॉल्ट, इसके पंप से जबरदस्ती निकालता है सॉल्ट। और जब कोई प्रोसेस जबरदस्ती होती है ना उसी के टाइम पे एनर्जी की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे तो सिंपल डिफ्यूजन से निकल रहा था, लेकिन यहाँ पे एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और यहाँ से जैसे सॉल्ट बाहर निकाल दिए ना तो ये पार्ट हो गया हाइपोटोनिक, क्या हो गया। अब सुनिए, आप ये मान लो यहाँ से 1000 ml आया था यूरिन और वाटर, 1000 से यहाँ कुछ निकल गया, यहाँ कुछ निकल गया, ले दे के यहाँ बचा 400, क्या बचा, क्योंकि यहाँ पे पार्ट बाहर निकालोगे तो कम होगा। 400 के बाद ये देखो यहाँ पे हो गया हाइपो, मतलब ये मान लो यहाँ पे 400 350 ml अभी यूरिन है। इसके बाद जब आप नीचे आ रहे हो ना बेटा तो देखिए नीचे फिर से प्रेशर बढ़ रहा है, हमको फिर से गाढ़ा चाहिए, मतलब हमको फिर से कैसा चाहिए, हाइपर, फिर से अपने को हाइपर चाहिए। यदि फिर से हाइपर चाहिए तो मतलब यहाँ से पानी बाहर निकालना पड़ेगा। आप याद रखिएगा आप इसमें कुछ डाल नहीं सकते है ना, तो यहाँ से आपको हाइपर करना तो आपको यहाँ से पानी फिर से बाहर निकालना पड़ेगा। तो क्या होता है हमारी बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, कहाँ होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, कहाँ होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, कहाँ होती है, बोलो कहाँ होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, कहाँ होती है हमारी बॉडी में, कभी तो पेट पकड़ते हो कभी गला पकड़ते हो, अब सर भी पकड़ लो, कहाँ होती है, सर में होती है, हाँ जी, सर के पास नहीं सबके सर में। तो हमारे मतलब ब्रेन के अंदर होती पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि एक हार्मोन रिलीज करती है, उसका नाम है ADH, क्या है ADH, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, बोलो एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। ये हार्मोन आता है कहाँ पे, कलेक्टिंग डक्ट पे या DCT पे, और यहाँ से क्या करता है पानी को ब्लड फिर से एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर को, वाटर ब्लड वेसल्स में चला जाता है, और ये हमारा कैसा हो जाता है, हाइपरटोनिक, कैसा हो जाता है, और ये हाइपरटोनिक जो होता है यूरिन कहाँ जाता है, माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स, पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, समझ गए। तो ये हमारा का पूरा कैसा हो गया, ये हमारा हो गया ये। अब इसको समझ लो,
यहाँ पे क्या हुआ था, अब देखो इसको अब एक एक पॉइंट समझना है ना, मजा आ गया ना। वॉसारेक्टा और हेनले लूप समझ में आ गया। हेनले लूप क्या था बोलो, नेफ्रॉन वाला पार्ट था। वॉसारेक्टा क्या था, जो नेफ्रॉन निकाल के ले रहा था वो वॉसारेक्टा था। हेलो, नेफ्रॉन जो निकाल रहा था, जो निकाली हुई चीज को ले रहा था वो क्या था, ठीक है। वॉसारेक्टा को बोलेंगे काउंटर करंट एक्सचेंजर, बेचारा सब ले ही तो रहा था। और सुनो एक्सचेंजर क्यों बोलते हैं ये भी सुनो। एक्सचेंज मतलब पता क्या होता है, मैंने तुमको ये दिया तुम मेरे को वो दे दो। हेलो, तो सुनो इसकी जो, अब देखना अपने दिमाग में वॉसारेक्टा बना लो, अपने दिमाग में वॉसारेक्टा बना लो। वॉसारेक्टा की मम्मी तो ये है, एफरेंट आर्टरी कौन है, मतलब वॉसारेक्टा जो है एक्चुअल में एफरेंट आर्टरी का ही पार्ट है ना। ये यहाँ से घूम के आई, यहाँ नेटवर्क बना दी, तो इनने यहाँ इसको दिया, इनने यहाँ ले लिया। हेलो, तो क्या हो गया ये एक्सचेंजर। तो वॉसारेक्टा, तो पहले आ जाओ, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग एनर्जी टू जनरेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। एनर्जी यूज हो रही थी क्योंकि यहाँ पे जबरदस्ती पंप लगे हुए थे और वो ले रहे थे जबरदस्ती। फिर दैट इनेबल यू टू रीअब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द ट्यूबुलर फ्लूइड। ट्यूबुलर फ्लूइड मतलब कि जो ट्यूबलाइट था, और ट्यूबलाइट क्या होता है, यही तो था ट्यूबलाइट। हेनले लूप वाला पार्ट ट्यूबलाइट था। तो वाटर फ्रॉम द ट्यूबुलर फ्लूइड एंड प्रोड्यूस द कंसंट्रेटेड यूरिन। एक बार फिर से पढ़ लो, बहुत बढ़िया है। देखिए एक एक लाइन पढ़ना, अपन एक एक लाइन समझेंगे, क्लियर। आइए, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग एनर्जी टू जनरेट ऑन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, मतलब कि एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो कि अपने हेनले लूप में एक ग्रेडियंट, एक पावर जनरेट होता है। उस पावर के वजह से क्या होता है, दैट इनेबल यू टू रीअब्जॉर्ब वाटर। उस पावर के वजह से वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द ट्यूबुलर फ्लूइड, ट्यूब वाले फ्लूइड से, मतलब कि ये इससे पानी को एब्जॉर्ब करता है, इससे पानी को एब्जॉर्ब करता है, क्लियर। और जब इससे पानी को एब्जॉर्ब करेगा तो ये हो जाएगा गाढ़ा। यही होता है हमारा क्या, काउंटर करंट मल्टीप्लायर। जस्ट इसका, अब जो यहाँ पे हाइपरटोनिक सोल्यूशन बन गया ना, तो इसकी हेल्प से हाइपरटोनिक ही बना रहता है। यदि मान लो अपन ने यहाँ से ये पानी यहाँ आ गया, इधर साइड इनने लौटा दिया तो फिर वही गड़बड़ हो जाएगा, जो हुआ था वही हो गया। तो क्या मतलब, तो हमारा जो वॉसारेक्टा है ना हाइपरटोनिक यूरिन बनाता है, और जो हेनले लूप है हाइपरटोनिक यूनिट को मेंटेन करता है। मतलब ये हमारा जो वॉसारेक्टा है अब उसको मेंटेन करेगा, मतलब देगा नहीं, सीधी सी बात। तो आ जाएगा अ सिस्टम इन विच टू फ्लूइड different properties to flow the parallel and against each other semi permeable tube which allow the compensation of these diffusion। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया, इफेक्ट ऑफ एडीएच। इसको इफेक्ट ऑफ एडीएच इसलिए बोलते हैं कि नॉर्मली हमारा जो लास्ट में हाइपोटोनिक बनता है ना, वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन की वजह से गाढ़ा होता है ना, कि यहाँ पे एडीएच निकलता है, एडीएच हार्मोन, और इसकी वजह से यहाँ पानी निकल के यहाँ जाता है, जिससे ये यूरिन क्या हो जाता है, हाइपरटोनिक। तो ये तो हो गया हमारी काउंटर करंट मैकेनिज्म। इतना ज़्यादा डीप में नहीं दिया हुआ है एनसीईआरटी में, फिर भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लोगे तो चलेगा। अब हम बात करेंगे, बहुत सुंदर सा डायग्राम है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर। अब देखो ब्लड प्रेशर पहले क्या होता है हम वो समझेंगे, तब हमको ये समझ में आएगी। किस किस को पता है ब्लड प्रेशर क्या होता है? जल्दी बोलो इकरा, व्हाट इज ब्लड प्रेशर? ये सुनिए, अपन सीखेंगे बेटा ब्लड प्रेशर। ओए, उसको जबरदस्ती मत परेशान करो बेचारी को। सुनिए ना बेटा, ये आर्टरी है, क्या है, आर्टरी। और आर्टरी में नॉर्मली जो ब्लड होता है ना, तो 80 to 120 mm ऑफ Hg के प्रेशर से फ्लो होता है। जब दिल पचाक तो 120, 80, समझ गए? जब दिल ब्लड बाहर फेंकता है उस टाइम पे प्रेशर होता है 120, और जब दिल ब्लड ले रहा होता है उस टाइम पे होता है। अच्छा, दिल का ब्लड को देना और लेने में टोटल कितने सेकंड लगते हैं?
कितने लगते हैं? पक्का? मतलब 0.8 सेकेंड में इतना बड़ा दिल ब्लड फेंक के और भर भी लेता है। मतलब ये सही है, ठीक है। आइए अब सुनो, ये आर्टरी है, आर्टरी में ब्लड बह रहा है। मतलब इमेजिन करो कि ये पाइप है, पाइप में पानी बह रहा है। ये पाइप है, पाइप में पानी बह रहा है। जब पाइप में पानी बह रहा होता है तो आप मेरे को बताओ, पाइप के अंदर साइड प्रेशर लगाता होगा कि नहीं? हेलो, तो वो हो गया पाइप पानी प्रेशर। हाँ, वो हो गया वाटर प्रेशर। क्या हो गया? समझ गए? अब बहुत इजी है, बहुत आसान है, समझो। यहाँ भरा हुआ है ब्लड, क्या भरा हुआ है? ब्लड। ब्लड इसके अंदर वाली लेयर पर, मतलब इनर लेयर पर, इनर वॉल पे एक प्रेशर लगाता है। तो अब समझ मजा आ गया, कितनी प्यारी डेफिनेशन है। पहले पता होता तो याद ही हो जाता। ब्लड मतलब तुम लोगों को याद आ गया। ब्लड अप्लाई प्रेशर इन द इंटरनल वॉल ऑफ आर्टरी इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। क्या भूल जाते हो जी? क्यों भूल जाते हो? पहले मैंने हार्ट वाले में बता दिया, मेरे को अच्छे से याद है। तो जो ब्लड होता है आर्टरी के अंदर वाली वॉल पे प्रेशर लगाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? ब्लड प्रेशर। पक्का? यदि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो उस बीमारी को बोलते हैं हाइपरटेंशन। घबराहट होती है, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, गुस्सा आता है, चक्कर आता है, चीज़ें हमको एक एक मुंह, दो दो मुंह दिखते हैं। हाँ, ऐसे होता है ना, मतलब चीज़ें ब्लर हो जाती हैं। जैसे बॉटल लिखा है, ऐसे लगे पूरा ऐसे। हेलो, कभी ऐसा हुआ कमजोरी टाइप का? खुद में नहीं हुआ कभी? अभी कभी कभी खड़े खड़े ऐसे एक आध सेकंड के लिए मतलब एकदम लगता है सब घूम गया। नहीं, लड़कियों को ज़्यादा होता है। लड़कियों को ज़्यादा क्यों होता है पता है? लड़कियों को ज़्यादा कब होता है? पब्लिक प्लेस में ज़्यादा होता है, क्योंकि वो क्या, भीड़ भाड़ देख के ना खाना बहुत कम कम खाती है दिखावटी के लिए ऐसे। मतलब चाहे घर में वो एक रोटी को एक ही बार में मार दे, लेकिन पब्लिक प्लेस रहेगी ना, इतने इतने टुकड़े ऐसे ऐसे। हाँ, मेरे को सब पता है। आइए अब हम बात करेंगे बेटा नॉर्मल ब्लड प्रेशर। समझिएगा, आपका ब्लड प्रेशर लो हो या हाई हो, हमको ले दे के नॉर्मल करने हैं। आपका ब्लड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं, बहुत ध्यान से पूरा दिमाग लगा के समझना है। क्लियर? ये सबको समझ में आएगा। तो हमको देखिए, बात करें नॉर्मल ब्लड प्रेशर लाना है। यदि ब्लड प्रेशर लो है, मतलब ब्लड जो है आर्टरी के अंदर कम है। ब्लड प्रेशर यदि हाई है तो ब्लड ज़्यादा है। जब ज़्यादा ब्लड है तो ज़्यादा प्रेशर लगाएगा तो बीपी हाई, और लो है तो प्रेशर कम लगाएगा तो बीपी लो। अब पता, यदि ब्लड जो है अपनी आर्टरी में प्रेशर कम लगाता तो भी दिक्कत है। यदि आर्टरी में प्रेशर, आर्टरी के अंदर ब्लड धीरे धीरे बहेगा ना तो दिमाग तक पहुंच ही नहीं पाएगा। कभी कभी तो बीपी लो के वजह से 1 सेकंड में अपन निपट जाते हैं। तो दोनों मतलब अपने को नॉर्मल रहने का। कैसे? हाँ, आओ इसमें क्या होगा बेटा, देखिए सबसे पहले यदि अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इन ब्लड सॉल्ट एंड वाटर कम। यदि हमारे ब्लड में सॉल्ट और वाटर कम है, इस कंडीशन में ब्लड का वॉल्यूम कम होता है, और ब्लड का वॉल्यूम कम है तो हमारा बीपी लो हो जाता है। तीर नीचे मतलब कम, लिखो लो। समझ गए ना? ये तीनों चीज समझ में आई। यदि आपके ब्लड में सॉल्ट और वाटर की अमाउंट कम है, इसका मतलब क्या है? ब्लड वॉल्यूम कम हो गया। अब ब्लड वॉल्यूम यदि कम हो जाएगा तो बीपी लो हो जाएगा। हेलो, पक्का? पक्का, ठीक है। जब बीपी लो हो जाता है तो वो जस्टाग्लोमेरुलर एपर्टस, क्या होता है जस्टाग्लोमेरुलर एपर्टस? ये एक सेल होती है। किस किस में? गुड। डीसीटी और एफरेंट आर्टरी एक जगह ऐसे मिलती हैं। इसकी एक सेल जिसको बोलते हैं क्या? मैकुला डेंसा। इसकी एक सेल जिसको क्या बोलते हैं? जस्टाग्लोमेरुलर सेल। इन दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं? जस्टाग्लोमेरुलर एपर्टस। करनी पड़ती है जी। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। अब नहीं बनना तो समझ में नहीं आया। तुम पता था क्या ये होता है? ये बेचारे बच्चे कितना प्यारा झूठ बोलते हैं यार। ये देखो, जब समझ, तुम ऐसा हो ही नहीं सकता, तुमको समझ में आया तुम क्लास में मेरे से पूछो नहीं दोबारा।
ये है एफरेंट आर्टरी, बोलो हाँ। ये है डीसीटी, ये है डीसीटी और ये है एफरेंट आर्टरी। जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं ना, ये वाला पार्ट होता है जक्स्टाग्लोमेरुलर एपर्टस। क्लियर? यहाँ पे होता है मेम्ब्रेना मैकुला डेंसा और जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल, ये दोनों जहाँ मिलते हैं, तुम्हारे डायग्राम में मैंने पहले ही बनाया, ये होता है जक्स्टाग्लोमेरुलर एपर्टस। आइए, अब ये जक्स्टाग्लोमेरुलर एपर्टस से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है रेनिन। कौन सा हार्मोन निकलता है? रेनिन हार्मोन का काम क्या होता है? एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। रेनिन अब पता है ये कहाँ से निकलता है? लीवर से। ये निकलता है लीवर से। लीवर से जो एंजियोटेंसिनोजन निकलता है, तो रेनिन हार्मोन एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। इतना याद रखिएगा। देखिए, जैसे हमारे ब्लड में सॉल्ट और वाटर कम होता है तो हमारा ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है, बीपी लो हो जाता है। बीपी को नॉर्मल करने के लिए इन दोनों का जो पार्ट होता है, यहाँ से रेनिन हार्मोन निकलता है। और रेनिन हार्मोन क्या करता है? उस हार्मोन को, जो हार्मोन लीवर से निकलता है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर हुआ? फिर यहाँ पे एक हार्मोन होता है, एक हार्मोन ये वाला होता है, देखिए ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये दिल से लंग्स से निकलता है। और ये क्या करता है? एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट को एंजियोटेंसिनोजन सेकेंड में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो एंजियोटेंसिनोजन सेकेंड है ना, ये सीधे जाता है एड्रिनल ग्लैंड में। कहाँ जाता है? और ये एड्रिनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। क्या करता है? एल्डोस्टेरोन। और एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? सॉल्ट एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है डीसीटी में। याद करो, ये क्या किया? एल्डोस्टेरोन क्या किया? सॉल्ट के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा दिया। ठीक है? जैसे ये सॉल्ट एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, ये सॉल्ट, अब देखो सॉल्ट एब्जॉर्प्शन इंक्रीज इन डीसीटी। जैसे सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा तो क्या होगा? सॉल्ट और वाटर जो है ब्लड में ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ से बाहर निकलेगा तो कहाँ जाएगा? वो जैसे ये यहाँ से जो भी सॉल्ट यहाँ से बाहर निकला, सॉल्ट यहाँ से बाहर निकल के कहाँ जाएगा? वॉसा रेक्टा में। वॉसा रेक्टा मतलब ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स में जैसे ये जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जैसे ये यहाँ गया ना, तो सॉल्ट वाटर इंक्रीज इन ब्लड। अब ब्लड में सॉल्ट और वाटर बढ़ गया, सॉल्ट और वाटर बढ़ गया तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया। ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो पहले लो था, अब बढ़ गया। जैसे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज ब्लड प्रेशर और नॉर्मल हो गया। ये बीपी इंक्रीज नहीं है, ये पता कब इंक्रीज हुआ? जब लो था। जब लो था तब ये इंक्रीज हुआ है, और जैसे कम था इंक्रीज होके नॉर्मल हो गया। एक तो ये प्रोसेस हो गई, आपने सॉल्ट और वाटर बढ़ा लिया। कभी कभी पता है क्या होता है? सॉल्ट और वाटर यदि मान लो अपनी बॉडी में पूरी प्रोसेस नॉर्मल चल रही है तो भी हमको बीपी लो हो गया। मतलब हमारी बॉडी में सॉल्ट और वाटर जितने था, पूरा एब्जॉर्प्शन वगैरह वाली सारी प्रोसेस सही है, तो भी हमारी बीपी लो हो गई। उस कंडीशन में क्या होता है? तो उस कंडीशन में ये होता है। आप किसी भी तरीके क्या करो, जैसे ये पाइप है ना, इस पाइप को आप ऐसा कर दो, देखो इस पाइप को ऐसा कर दो, तो ब्लड तो उतना ही है, वॉल्यूम कम कर दिए तो उतना ही प्रेशर लगेगा। मतलब कि ब्लड वेसल्स को दबा दो। पहले इतनी थी तो बीपी लो हो गया था, आपके पास ब्लड और पानी नहीं है तो आप क्या कर दो? अपन जब ब्लड डोनेट करते हैं तो कॉफ़ी पीते हैं ना। जब कॉफ़ी पीते हैं तो कॉफ़ी क्या करती है? वैसोकॉन्ट्रिक्टर का काम करती है, वो ब्लड वेसल्स को दबा देती है। तो हमारी बॉडी में ब्लड तो कम रहता है, हमारी बॉडी में ब्लड कम है तो हमारी पाइप भी सिकुड़ गई। अब पाइप सिकुड़ गई तो सिकुड़ना मतलब पक्का? हाँ, श्रिंक। आओ इधर देखो, इधर कोई तो देख लो। अब यहाँ से क्या होता है? यहाँ कहाँ गया? हाँ, ये देखो यहाँ से नॉर्मल हो गया। अब कभी कभी पता क्या होता है? जो एंजियोटेंसिनोजन सेकेंड होता है ना, ये काम करता है वैसोकॉन्ट्रिक्टर का। किसका? वैसोकॉन्ट्रिक्टर। मतलब ये ब्लड वेसल को क्या कर दिया? श्रिंक कर दिया, सिकोड़ दिया, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, फिर से नॉर्मल हो जाता है। समझ गए? यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी देखेंगे, बीपी हाई को हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर यदि हाई हो जाता। और एक चीज़ सुनो, तो एक चीज़ और छूट गया था।
अब जैसे मान लो कि इसने सिकोड़ दिया और यहाँ से बढ़ा दिया, इधर भी ब्लड प्रेशर बढ़ गया, इधर भी बीपी बढ़ गया। अब नॉर्मल तो हो गया, अब ना ब्लड प्रेशर को कोई बताया ही नहीं कि तेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया, तो क्या करेगा, कंटिन्यू बढ़ाता रहेगा। और टैबलेट हमने जब ज़्यादा लेते रहते, पहले कम था अचानक बढ़ गया, अब क्या करोगे? ऐसा हुआ ना, देखो बीपी लो था, इसका बीपी लो था, हमने इसको दवाई उवाई दिया तो इसका बीपी बढ़ने लगा, हम दवाई खाते रहे, बीपी बढ़ता रहा, दवाई खाते रहे, बढ़ता रहा। एक टाइम बाद नॉर्मल आया तो भी हम नहीं रुके, हम बोले दवाई में पैसा लगा, कौन इन्वेस्ट करो, चलो खा लो। फिर खा लिए, क्या हो गया, बढ़ गया बीपी। उस कंडीशन पे क्या होगा? उस कंडीशन पे यदि ऐसा कुछ होता है ना, तो हमारा दिल जो होता है, हार्ट, एक हार्मोन्स निकालता है जिसका नाम है ANF, एट्रियल नाइट्राइटिक फैक्टर, जो कि हार्ट के एट्रियल वॉल से निकलता है। हार्ट के एट्रियल वॉल से एक हार्मोन निकलता है ANF, पहली बार सुने हैं, दिल भी हार्मोन निकालता है, दिल से एक हार्मोन निकालता है, और ये हार्मोन क्या करता है, ANF क्या करता है, यहाँ आता है और रेनिन के सिक्रीशन को रोक देता है। रेनिन की सिक्रीशन को रोक दिया, इधर की काम अपने आप रुक गए, हो गया नॉर्मल। हर जगह इतना इंपॉर्टेंट काम करता है कौन? अब आ जाइए, लंग्स क्या काम करता है? चलिए, वो एंजाइम निकाला था ना, ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट को सेकंड में कन्वर्ट कर रहा था। आइए इधर देख लो, कभी कभी हाइपरटेंशन का नाम सुने हो? नहीं सुने। जी घबराना बहुत बार सुने। एक कोई गाना है, मेरे को ना अच्छे से याद नहीं आता, बस स्टार्टिंग का याद आ रहा है। क्या बिगाड़ दीजिए, आगे बैठ के यही करो तुम। चलो अपन बात करते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब कि हम लोग जब टेंशन में रहते हैं ना, तो हमारा बीपी हाई हो जाता है। जब टेंशन में रहते हैं तो बीपी हाई हो जाता है। जब बीपी हाई होता है तो अपने को क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, कोई बता सकता है? किसी का हुआ यहाँ पे बीपी हाई, रिजल्ट आने वाला हो, पेपर अच्छा नहीं गया हो, सामने मम्मी पापा बैठे हो, फिर देखो होता है ना हाइपर, घबराहट भी होती, क्या करें। घर वाले बोलते हैं शादी तो करनी है, लड़का भी घर वालों को पसंद आ गया, वो आई गया, अपन सामने उसको जाना है, चाय कर। अभी हाँ वो नहीं होगा, लेकिन बड़ी बहन लोगों से पूछो ना, उस टाइम पे भी होता है। आओ तो देखो अपन इसके सिम्टम्स की बात करें, देखो ब्लरी एंड डबल विजन, समझ गए? पहला क्या सिम्टम इसका, ब्लरी एंड डबल विजन, मतलब धुंधला दिखने लगता है, ऐसे एक मुंह तीन मुंह दिखते हैं, मतलब ले लेके ब्लर दिखता है। कोई भी चीज़ें मेरे साथ भी कई बार होता है, अपन यहाँ पे आ जाते हैं ना पढ़ाने, खाना नहीं बन पाता, खा नहीं पाते, जब पढ़ते हैं तो कुछ मतलब ऐसे मतलब अलग अलग टाइप का दिखने लगता है, ऐसे कभी कभी होता है ना। तो क्या हो गया, ब्लरी एंड डबल विजन। फिर हेडेक, सबको पता है, बीपी लो होता है सर दर्द, हाई में मतलब सर दर्द करता है, एक्चुअली में लो का भी है। फिर हार्ट, बाप रे क्या लिख दिए, पॉल्पिटेशन बढ़ जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, इसको हम क्या बोलेंगे, हार्ट पाल्पिटेशन, हार्ट बीट बढ़ जाती है। फिर नाउसिया, नाउसिया क्या होता है पता है? नाउसिया के हिंदी में बोलते हैं जी मचलाना, घबराहट नहीं होती, घबराहट ये होती है नाउसिया। आज सबसे बढ़िया चीज़ बताऊं आपको, कोई सी भी बीमारी हो, ये कॉमन कैरेक्टर है, ये और ये कॉमन कैरेक्टर है। कोई सी बीमारी हो, सर दर्द पक्का होगा, और नाउसिया मतलब जी मिचलाता है, घबराहट टाइप की होती है। ऐसा घबराहट इसलिए होती है कि ब्लड में गड़बड़ी हो गई, अब ब्लड में गड़बड़ी हो गई तो हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंचेगी, तो फिर डैश वोमिटिंग, उल्टी। किसी को उल्टी हो तो क्या करो, क्या करो बताओ, सच बता रहा हूँ। इसको किसी को उल्टी हो तो सबसे बढ़िया पता है कि सीधा कर दो। और बताओ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जल्दी अपन सांस लेने लगते हैं, तो ये हाइपरटेंशन का। और हाइपरटेंशन मतलब उसका जो ब्लड प्रेशर का लेवल रहता है ना, नॉर्मल हमारा ये है, ये बढ़ के ऐसा हो जाए, ले 100 से 140, तुम्हारे NCERT है ये, वो में गूगल में ये मिलेगा, मैं 100 से 40 बताता हूँ, गूगल में ये मिलेगा, तो ये मत सोचना सर ने गलत बताया। 90 से 130, जब आपका बीपी जब बढ़ जाता है तो ये सारे कैरेक्टर शो होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। बहुत अच्छा लगा कोर्स खत्म करके,
कल हम पढ़ेंगे इसके डिसऑर्डर्स, एक हो गया है, बाकी हम कल पढ़ेंगे रीनल फेलियर और डैश डैश।